अगर जू यूनक्वे मर जाती तो जू झेंग को झांगी के बारे में कुछ राय होती। चाहे वह कहे या नहीं, यह भावना कभी नहीं जाएगी। लेकिन यह झांगी को अब चिंता करने का मुद्दा नहीं है। वह जो अब तक एपिकैलिप्स से बच पाया, वह किसी की मदद से नहीं था। अगर उसकी खुद की ताकत नहीं होती तो जू झेंग उसे कैनन फोडर बना चुका होता। और अगर आज जू यूनक्वे मर भी जाए तो जब तक जू झेंग को झांगी की मदद चाहिए होगी, वह आदर से पेश आएगा। झांगी ने बहुत स्पष्ट रूप से सोचा था। नारुगा को मारने के बाद वह तुरंत गूना को मारने जाएगा। इस लेवल की लड़ाई में नीरो ने कोई और पायरेट्स नहीं भेजे, क्योंकि कोई भी सामान्य पायरेट्स आएगा तो वह बस मारा जाएगा। झांगी ने गूना को मारा, फिर अगले कदम में उसे नीरोटे को मारना था। पहले स्क्वाड के कप्तान का सिर बहुत बड़ा इनाम है, झांगी ने कहा, और तुम्हारा ओरिजिन भी बहुत स्वादिष्ट होगा। चूंकि नीरो ने आकर उसे घेरने की कोशिश की, इसका मतलब है कि वह कप्तान के स्तर का होगा। अब केवल कप्तान स्तर का ओरिजिन ही झांगी के लिए कीमती था। जब सामने वाला खुद आकर उस पर हमला करने आया है तो वह शर्माएगा नहीं। इस बिंदु पर गूना घबराने लगी। नीरो को यह उम्मीद नहीं थी कि झांगी ने जू यूनक्वे को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। गूना ने झांगी के हमले से बचने के लिए अपनी डायनेमिक विजन शूटिंग क्षमता का इस्तेमाल किया। साथ ही उसने मुंह खोला और गले से सफेद कीड़े उगल दिए, जो हवा में उड़कर झांगी की ओर बढ़ने लगे। झांगी ने अपनी तलवार से इन कीड़ों को काटा, लेकिन गूना पानी में डुबकी लगा चुकी थी। अब नीरो ने अपनी आखिरी कठोर चाल चलने का फैसला किया। उसने जू यूनक्वे का सिर पकड़कर उसे ऊंचा उठाया और चिल्लाया, अराजकता! तुम इस औरत की जिंदगी या मौत की परवाह नहीं करते तो बस देखो उसे मरते हुए। उसने जू यूनक्वे को दूर एक पायरेट शिप की ओर फेंक दिया। इसने झांगी को कुछ देर के लिए संकोच करने पर मजबूर किया। अब जू यूनक्वे के पास बचने का मौका था और झांगी को फायदे और नुकसान का हिसाब करना था। वह नहीं चाहता था कि जू झेंग के दिल में कोई चिढ़ हो। झांगी ने बिना देर किए कई स्पेस जंप किए और शिप तक पहुंचा। जैसे ही उसने जू यूनक्वे को पकड़ा, एक संकट का एहसास हुआ। नीरो के शिप्स ने भारी टॉर्पीडो छोड़े थे और विस्फोटक भरे थे। जैसे ही झांगी ने जू यूनक्वे को छुआ, उसने टू वर्ल्ड्स जंक्शन खोला। तभी समुद्र में एक भयंकर विस्फोट हुआ। सर्वाधिक बुरा यह था कि जब दो दुनियाओं का अंतर शुरू होता है तो स्पेस ट्रैवल से बचना मुश्किल हो जाता। विस्फोट कुछ समय तक जारी रहता और झांगी को केवल अपनी विदेशी स्पेस में विस्फोट की शक्ति को अवशोषित करना था। नीरो ने अपने मुख्य गण पर खड़े होकर विस्फोट को देखा और कहा, तुम चाहे कितने भी मजबूत हो, ये विस्फोटों का बोझ तुम्हारे लिए सहना आसान नहीं होगा। जू यूनक्वे जानती थी कि झांग यी की ताकत सीमित है, लेकिन उसने कुछ समय पहले सब कुछ स्वीकार किया था। नीरो को यह लगता था कि उसे जीतने का अच्छा मौका है, क्योंकि झांग यी का एबिलिटी इंडेक्स उससे ज्यादा था। हालांकि सच्चे प्रैक्टिशनर एबिलिटी इंडेक्स का मजाक उड़ाते हैं। फील्ड में समय, जगह और लोग ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन एक बात थी जिसे नीरो नहीं जानता था, वह था झांग यी का अनोखा तरीका। वह खुद की सर्वाइवल में ज्यादा रुचि रखता था, न कि दूसरों को हराने में। इसलिए उसका एबिलिटी इंडेक्स 9700 पॉइंट्स था और उसका डिफेंस 12000 पॉइंट्स तक पहुंच गया था। नीरो ने सोचा कि झांग यी डरकर काम नहीं करेगा और उसका लाल स्काईलार्क एक बोझ बनेगा। फिर नीरो ने गूना को आवाज दी। गूना पानी में उभरते हुए अपने असली रूप में बदल गई। वह एक विचित्र कीट थी, जिसका निचला शरीर क्रस्टेशियन जैसा था और ऊपर मानव जैसा। उसकी आंखों की सैकड़ों संख्या थी और वह बहुत डरावनी दिखती थी। उसके हाथ में एक स्नाइपर राइफल थी, जो उसके शरीर का हिस्सा थी और झांगी पर निशाना साध रही थी। इस कवर के तहत झांग यी को अपनी टू रियल्म्स जंक्शन को डिफेंस में लगाना पड़ा। इसलिए उसकी स्पेस जंपिंग स्किल्स बाधित हो गईं और यही वही था जो नीरो चाहता था। अगर हम यहां जियांगन क्षेत्र में कप्तान लेवल एलियन क्योस को मार डालते हैं तो लॉर्ड ड्रैगन किंग निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। ये उन कीड़ों के लिए भी एक चेतावनी होगी जिन्होंने हाल ही में स्टार रीसी का आदेश बिगाड़ा है। नीरो का शरीर हल्का सा डूबा
और फिर वह एक कैनन बॉल की तरह आकाश में उड़ गया। झांगी का ध्यान भटकाने की जरूरत थी। उसके बाएं हाथ में आधी मरी हुई सुझाकू थी। उसने आखिरकार उसे बचा लिया था और अब उसे छोड़ नहीं सकता, वरना अगर उसे पायरेट्स ने पकड़ लिया तो परेशानी हो सकती थी। साथ ही उसे गूना की स्नाइपर राइफल और नीरोटे का भी ध्यान रखना था। फिर भी नीरो की हरकत ने झांगी का ध्यान आकर्षित किया। अगर कोई पायरेट हवा में उड़कर हमला करता है तो वह कैसे हमला करेगा? झांगी ने सिर थोड़ा ऊंचा किया। आकाश में सफेद सूरज था, जो बहुत गर्म नहीं था, लेकिन उसकी रोशनी थोड़ी चकाचौंध करने वाली थी। अचानक नीरो झांगी की नजरों से गायब हो गया। उसकी छाया धुंधली हो गई और झांगी उसे नहीं देख सका, लेकिन सामने की दृश्यता थोड़ी मंद हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश पर एक पतला पारदर्शी आवरण छा गया हो। अगले पल झांगी को समझ आ गया कि वह चीज क्या थी। एक बहुत बड़ी, अत्यधिक विशाल पारदर्शी वस्तु आकाश से गिरकर जाल की तरह झांगी को पूरी तरह से घेरने लगी। लेकिन यह जाल नहीं था। झांगी ने कभी नहीं सुना था कि किसी के पास ऐसा टूल बनाने की क्षमता हो। ये एक विशाल, पारदर्शी, मुलायम वस्तु थी जो हवा में एक गेंद में बदल गई और फिर झांगी और जू युनक्वे को एक मछली टैंक की तरह पूरी तरह से लपेट लिया। टियानलांग पायरेट्स के पहले स्क्वाड के कप्तान और बीस्टमैन टाइप क्षमताओं का उपयोग करता। क्षमता कोड थॉट जेलीफिश। जेलीफिश के विशाल क्षेत्र में एक छोटा सा द्वीप समा सकता था। उसकी खिंचाई में यह सचमुच चौंका देने वाला था। इसके अलावा जैसे ही झांगी को लपेटा गया, थॉर जेलीफिश के शरीर में हिंसक बिजली के करंट दौड़ने लगे। झांगी की आंखें सिकुड़ गईं और उसने जान लिया कि नीरो क्या करने वाला है। इस समय वह स्पेस ट्रैवल का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि एक उच्च स्तरीय डेल्टा लेवल स्नाइपर उसे निशाना बना रहा था। अगर वह बाहर आया तो उसे हिट होने का खतरा था। लेकिन टू रियलम्स जंक्शन का इस्तेमाल करने से ऊर्जा लोड बढ़ जाता और डिफेंस कमजोर पड़ सकता था। यह स्पष्ट था कि दूसरे पक्ष ने उसकी क्षमताओं को समझ लिया था और रणनीति बनाई थी। बूम! नीरो ने झांगी को सोचने का मौका नहीं दिया। चारों दिशाओं से भारी बिजली के करंट इकट्ठा हुए और फिर झांगी पर हमला किया। आसमान में एक चमकदार सफेद रोशनी फूट पड़ी जो लोगों को अंधा कर सकती थी। वह बिजली के करंट का वोल्टेज लाखों वोल्ट का होना चाहिए। झांग यी ने अपनी कॉम्बैट यूनिफॉर्म की एंटी ग्लेयर फंक्शन को चालू किया। एक पल में उसने अपना मन बना लिया। वॉइड गेज। हॉली जज के दाहिने हाथ की लहर से बेतहाशा वॉइड पावर की लहर निकली और फिर एक बड़ी वॉइड कर्टन दीवार में बदल गई, जो झांगी और झू यूनक्वे को जल्दी से लपेटने लगी। थॉर जेलीफिश के अंदर बिजली और गड़गड़ाहट थी और चमकदार सफेद बिजली ने आसपास के कई मीलों को पारदर्शी बना दिया, जैसे एक विशाल सुपरनोवा का विस्फोट। हालांकि बिजली की गड़गड़ाहट एक पल में खत्म हो गई। झांगी के चारों ओर काली वॉइड कर्टन दीवार धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन वह और झू युनक्वे बिना किसी नुकसान के सुरक्षित थे। झांगी की शक्ति वॉइड से आती है और वह वास्तविकता में मौजूद पदार्थ को निगल सकता है। सिद्धांत रूप में यह पूर्ण शून्यता होती है। वॉइड की शक्ति से एक बैरियर बनाकर एक प्राकृतिक वैक्यूम जोन बन जाता है, जिससे थॉर जेलीफिश से आई बिजली झांग यी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। चारों ओर एक गहरी आवाज गूंजने लगी। ओह, इसमें सच में कुछ है। तुम इस हमले को रोक सकते हो? झांगे के कानों ने एक सुसराव की आवाज सुनी। उसने सिर थोड़ा ऊपर किया और ऊपर का क्षेत्र अब जेलीफिश के मुलायम शरीर से भरा हुआ था। जेलीफिश की छत के ठीक ऊपर एक चिपचिपा, पारदर्शी तरल दिखाई दिया, जो जेलीफिश के शरीर से रिस रहा था। अगले पल यह पारदर्शी श्लेष्म तरल बारिश की तरह नीचे गिरने लगा। झांगी ने टू रियलम्स जंक्शन खोला। जब यह तरल इसके अंदर गिरे तो उसने पाया कि यह एक अत्यधिक संक्षारक तरल था। लेकिन यह खोज झांगी को डरा नहीं सकी, बल्कि उसके चेहरे पर मुस्कान आई, क्योंकि इस स्तर की संक्षारण से अगर उसका एलियन स्पेस भरा भी जाता तो इसे घुसने में बहुत समय लगता। क्या यही तुम्हारी ताकत है? मैंने तुम्हें ज्यादा समझा। झांगी अब नीरो के हमले के तरीके को समझ चुका था। उसने सिर्फ डिफेंड करने की बजाय पलटवार करने का फैसला किया। उसने अपनी दाहिनी ओर
टॉर्पीडो लॉन्चर को निशाना बनाया और अपनी अलौकिक शक्तियों से 10 टॉर्पीडो दाग दिए। बूम, 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 बूम! टॉर्पीडो जेलीफिश दीवार पर फट गए, जिससे जोरदार कंपन हुआ। हालांकि कुछ समय बाद झांग यी को यह देखकर हैरानी हुई कि थॉर जेलीफिश का शरीर बस जोर से मुड़ा और फिर विस्फोट की ऊर्जा को नष्ट कर दिया। मोलस्क का डिफेंस भी कमजोर नहीं है। नीरो ने मजाक उड़ाया, तुम अकेले डिफेंस में अच्छे नहीं हो। जैसे ही उसने यह कहा, विशाल जेलीफिश का शरीर अचानक समुद्र में गिर गया। समुद्र उसकी असली घर है। वह झांगी को गहरे समुद्र में खींचने की योजना बना रहा था। झांगी ने हंसी उड़ाई, क्या चल रहा है? क्या तुम खुद को ज्यादा समझ रहे हो? जब टॉर्पीडो काम नहीं कर रहे, तो अब चाकू का इस्तेमाल करना होगा। काले वॉइड फ्लेम्स ने हॉली जज को लपेट लिया और उसे आकाश में जोर से उड़ा दिया। काले लपटें ऊपर की ओर घूमी और एक नुकीला शंकु बनकर थॉर जेलीफिश के शरीर को छेदने लगी। थॉर जेलीफिश का शरीर ऊंचा उठकर सैकड़ों मीटर तक फैला गया। आखिरकार मोटी मुलायम परत को वॉइड फ्लेम ने गुब्बारे की तरह छेद दिया। लेकिन झांगी खुश नहीं हुआ, बल्कि उसने माथे पर बल डाले। जो छेद हुआ था, वह आंखों के सामने तेजी से भर रहा था। इसके पास स्थित सॉफ्टवेयर जल्दी से दौड़कर घाव को भरने लगा। नीरो ने झांगी का मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन यह समुद्र है, मेरी घर की जमीन। मैं यहां नहीं मारा जा सकता। नीरो का विशाल जेलीफिश बॉडी समुंदर में गिरा। उसका मकसद झांगी को पानी में खींचना था, जहां वो थॉर जेलीफिश की शेप में अनबीटेबल बन जाता। झांगी ने ठंडी स्माइल दी, मैं जेलीफिश नहीं खाता। उसने एलियन स्पेस खोला और भारी कार्गो बॉक्सेस बाहर निकाले। फिर एक मिनी टॉर्पीडो से एक बॉक्स पर अटैक किया। जोरदार एक्सप्लोजन हुआ और जेलीफिश के अंदर व्हाइट पाउडर फैल गया। नीरो की बॉडी झट से सिकुड़ गई। वो चीखा, तू मेरे अंदर सॉल्ट डाल रहा है। जेलीफिश का 98% हिस्सा वाटर होता है और हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट से वो तुरंत डिहाइड्रेट हो जाता है। झांगी ने हजारों किलो सॉल्ट एक ही बार में उड़ा दिया। उसे थोड़ा रिग्रेट हुआ, क्योंकि इतना सॉल्ट उसने फ्यूचर के लिए स्टोर किया था। लेकिन फाइट में सोचने का टाइम नहीं था। उसने दोबारा वही ट्रिक यूज की और बचा हुआ सारा सॉल्ट फिर से उड़ा दिया। अब नीरो ने झांग को छोड़ दिया और समुंदर में प्लॉप से कूद गया। झांग ने पीछा नहीं किया, बल्कि स्नाइपर राइफल लिए दूर खड़ी गुनाह की तरफ दौड़ा। गुनाह की बुलेट को टू वर्ल्ड्स ब्रेकर ने ब्लॉक कर दिया और फिर झांग ने लगातार 10 मिनी टॉर्पीडोज फायर किए। एक तेज धमाके में गुनाह हवा में उड़ गई। झांग ने होली जजमेंट से उसे और उसकी गन को दो हिस्सों में काट दिया। फिर उसका हेड एलियन स्पेस में डालकर वो लॉयन आइलैंड की ओर बढ़ा। अब नीरो और झांगी के बीच 1-on-1 फाइट तय थी। झांग ने बेहोश जू यूनक्वे को नीचे रखा और सुपर नेचुरल फूड से अपनी एनर्जी रिचार्ज की। एलियन स्पेस को एक्टिवेट करते रहना एनर्जी कंज्यूमिंग था, इसलिए वो जल्दीबाजी में नहीं था। उधर नीरो भी सी क्रिएचर्स को खाकर अपनी एनर्जी रिगेन कर रहा था। थोड़ी ही देर में झांग ने देखा कि सी के ऊपर लंबी लंबी लाइटनिंग पिलर्स उठ रही थीं और पूरी आइलैंड इनके घेरे में थी। नीरो अब पूरी आइलैंड से भी 10 गुना बड़ा जेलीफिश बन चुका था और सी के नीचे छुपा था। झांग को समझ आ गया कि इतनी डेंस लाइटनिंग में गलती से भी घुसना सेल्फ डिस्ट्रक्ट होगा। उसे आइलैंड पर कई अनकॉन्शियस लोग और एक प्रॉब्लमैटिक लड़की की जिम्मेदारी भी थी। वो बोला, काफी झंझट है, ट्राई करता हूं, किस्मत रही तो जीत जाऊंगा, वरना गए काम से। झांग ने फिर से एनर्जी बूस्ट की, टॉर्पीडो लॉन्चर्स रेडी किए और सी में उतरने वाला ही था कि उसे एक और आइडिया आया। सी फूड से डील कर रहे हैं तो आसान तरीका भी हो सकता है। उसने एलियन स्पेस से हजारों बैरल्स फ्यूल निकाले और समुंदर में फेंक दिए। लाइटनिंग से टकराते ही ऑनियल में आग लग गई और पूरा सी जलने लगा। जेलीफिश बॉडी में फ्यूल का असर सॉल्ट से भी ज्यादा खतरनाक था और वाटर पॉल्यूशन ने नीरो को बैडली इफेक्ट किया। जल्दी ही लाइटनिंग पिलर्स गायब हो गए। नीरो को फाइट करने की हालत में नहीं लगा और वो डीप सी की ओर भाग गया। अब हमला और बचाव की डायरेक्शन बदल चुकी है। झांगी ने पीछे से चाकू उठाया
और हवा में छलांग लगाते हुए पीछे हटते हुए नीरो की तरफ बढ़ा। ये इलाका एक शैलो सी था, जहां पानी की डेप्थ 100 मीटर से भी कम थी। नीरो की बॉडी आसानी से देखी जा सकती थी, क्योंकि उसके पीछे तेल की लंबी लाइन पानी में तैर रही थी। झांगी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने केनमली टॉर्पीडो लॉड किया और पानी के नीचे फायर करना शुरू कर दिया। इस हालत में भले ही नीरो सीधा ब्लास्ट से ज्यादा हर्ट ना हो, पर चेन रिएक्शन से आग लगातार उसे जलाती जाएगी। काश मेरे पास ज्यादा रिसोर्सेज होते तो एच वेस्ट भी ट्राई करा देता तुझे, झांगी ने हंसते हुए कहा। टॉर्पीडो ने कनूट के शरीर में छिपे फ्यूल को इग्नाइट कर दिया। पानी के नीचे एक भीषण आग जल उठी। भले ही सी वाटर आग को जल्दी ठंडा कर दे, लेकिन मॉलस्क सेल्स सिकुड़ने लगे और नीरो को भारी डैमेज हुआ। झांगी पेशेंस से नीरो का पीछा करता रहा, न तेज न धीमा। उसके पास एलियन स्पेस में हजारों मिनी टॉर्पीडोज थे, जो नीरो के साथ खेलने के लिए काफी थे। नीरो को अब सच में मौत का डर महसूस होने लगा था। वो गहरे समंदर में भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऊपर से लगातार टॉर्पीडो ब्लास्ट हो रहे थे। इस टाइम वो अपनी लाइटनिंग पावर्स भी यूज नहीं कर सकता था, नहीं तो उसके अंदर का ऑनाइल और ज्यादा जल उठता। जांगी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल स्पॉट पर थी, सीधे उसकी वीकनेस को टारगेट किया। अब इस फाइट को जल्दी खत्म करना होगा। जांगी ने एक साथ सैकड़ों टॉर्पीडोज दागे और देखा कि नीरो की बॉडी सिकुड़कर सिर्फ 1% रह गई। फिर भी वो एक ब्लू व्हेल से बड़ी ही थी, लेकिन समंदर में ज्यादा देर तक लड़ना सही नहीं था। टिनलोंग पायरेट्स के बाकी मेंबर्स के आने या कोलंबियन नेवी के नोटिस करने से पहले उसे फाइट खत्म करनी थी। उसने होली जजमेंट उठाई और वॉइड पावर को कंसंट्रेट करना शुरू किया। ये उसका सबसे पावरफुल मूव था, जो एक बार में उसका 1/3 सुपरनैचुरल पावर कंज्यूम कर देता था। अब तुझे भेजने का टाइम आ गया है। गो टू हेल। जांगी ने तलवार उठाई और वॉइड की एनर्जी ने ब्लेड को पूरी तरह ब्लैक कर दिया। तभी अचानक आसमान में एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। बूम! पूरा सी एरिया अचानक डार्क हो गया। झांगी को एक भारी खतरे का एहसास हुआ। नीरो समंदर से हंसता हुआ बाहर निकला। हा हा, तू खत्म हो गया। चारों तरफ काले बादल और बिजली चमक रही थी। तभी आसमान से एक गूंजती हुई आवाज आई। आर यू केओस? झांगी ने ऊपर देखा। बादलों के बीच एक विशाल काला ड्रैगन मंडरा रहा था। स्काई ड्रैगन किंग, झांगी ने धीरे से कहा। अब कोई शक नहीं था, उसी था टिनलोंग पायरेट्स का लीडर। वॉल्यूम आर्मर ड्रैगन ली फेंगशियन, एक काले स्टील जैसे स्केल्स वाला ड्रैगन, जिसकी बॉडी को कोई हथियार नहीं काट सकता। झांगी का मन भारी हो गया। नीरो या ड्रैगन किंग में से किसी से भी वो अकेले लड़ सकता था, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं। लेकिन पीछे हटने का मौका अब भी था। उसने अपनी तलवार नीरो से हटाकर हवा में मंडराते काले ड्रैगन की ओर फेंक दी। वॉइड फ्लेम सीधा ड्रैगन की ओर बढ़ा। ड्रैगन किंग की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। तू मुझ पर अटैक करेगा? तू मरने वाला है। उसने मुंह से ब्लैक फ्लेम छोड़ा, लेकिन वॉइड फ्लेम के सामने टिक न सका। झांगी ने देखा कि फ्लेम्स टकराकर न्यूट्रल हो गए, बल्कि वॉइड फ्लेम ने ड्रैगन को थोड़ा सा पीछे धकेल भी दिया। पर ड्रैगन की स्टील बॉडी को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। झांगी को कुछ ऑड लगा, जैसे ड्रैगन किंग उम्मीद से थोड़ा कमजोर हो, पर सोचने का वक्त नहीं था। नीरो ने ह्यूमन फॉर्म लेकर पीछे से लाइटनिंग गन फेंका। थंडर गन। जांगी ने वॉइड टेलीपोर्ट से डॉज किया। अब उसे पता था ये फाइट वेस्ट ऑफ टाइम है। तभी अचानक समंदर में एक बड़ा सा कलरफुल बबल उठा। बबल के अंदर एक स्टील बैटलशिप थी। बबल फटा और वॉरशिप पानी में गिरा। एक नीली सफेद नेवी यूनिफॉर्म वाली लड़की, सिर पर बड़ी टोपी, कमर में तलवार लटकाए, मुस्कुराते हुए झांगी की तरफ देख रही थी। फाइनली मिल गए तुम, कैप्टन केओस। जैसे ही समंदर से वारशिप निकला, वहां मौजूद तीनों लोग चौंक गए। झांग यी ने जैसे ही कैप्टन कियोन्स की आवाज सुनी, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसकी नजर लड़की की यूनिफॉर्म पर गई। एक आइस ब्लू गुलाब का निशान। झांग यी समझ गया, ये रोज टीम है, जियांगनान डिस्ट्रिक्ट की 6 इन्वेस्टिगेशन टीम्स में से एक। और सामने खड़ी थी लिंगहू फेशुए, खुद उस टीम की कैप्टन। झांगी को उम्मीद नहीं थी कि ये लोग नेवी से होंगे।
फेशुए मुस्कुराई, फिर उसने आसमान की ओर देखा जहां काले बादलों के बीच ड्रैगन किंग का क्लोन घूम रहा था। यह असली ड्रैगन किंग नहीं है, उसने शांत लहजे में कहा। मैं महीनों से उसे ट्रैक कर रही हूं। असली बॉडी स्टाररी सी के किसी बंकर में छिपी है, और जो हमारे सामने है वो बस उसका एक क्लोन है। जांग यी को अब सारी बातें समझ आने लगी, इसीलिए उसे वो भारी प्रेशर महसूस नहीं हो रहा था, और तभी वो इतनी जल्दी बैटलफील्ड पर आ भी गया। ड्रैगन किंग ने रोज टीम को देखा और गुस्से से दहाड़ा। अगर तेरे पीछे की पावर से डर ना होता तो कब का मार चुका होता तुझे। फेशुए ने अपनी हैट थोड़ा नीचे सरकाई और बोली, तो फिर बहाने क्यों बना रहे हो? जियांग नान पर अटैक किया है, अब उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ड्रैगन किंग की सांसें तेज हो गईं, दांत किटकिटा रहे थे। उसके मन में कन्युट को लेकर गालियां भर गई थीं। अगर उसने बिना ऑर्डर टियानहाई सिटी पर अटैक न किया होता तो टियानलोंग पायरेट्स आज इस हाल में नहीं होते। ओवर कॉन्फिडेंट लड़की, वो गरजा। अगले ही पल उसने फेशुए की ओर ब्लेजिंग ब्लैक फ्लेम्स छोड़े। फेशुए ने तलवार खींच ली। झांगी, मैं ड्रैगन किंग के क्लोन को हैंडल करती हूं, तुम नैरोथ को फिनिश करो। इतना कहकर वो हवा में छलांग मारकर एक कलरफुल बबल के प्रोटेक्शन में ऊपर उड़ गई। ड्रैगन किंग की फ्लेम्स इतनी गर्म थीं कि चारों ओर का सी एरिया बॉयल होने लगा। फिश तक मरकर सरफेस पर आ गई। फेशुए की तलवार से निकले बबल्स देखने में तो फेरी टेल जैसे लग रहे थे, लेकिन जैसे ही ब्लैक फ्लेम्स से टकराते धमाकों के साथ एक्सप्लोड हो जाते। बूम बूम बूम। हर बबल एक माइक्रो ब्लास्ट बनकर ड्रैगन किंग की आग को रोक रहा था। झांगी ने बिना वक्त गंवाए पानी में डाइव किया और नैरोथ के पीछे दौड़ा। नेरो अब घबरा चुका था। उसे अब यकीन हो गया वो झांगी से 1-on-1 नहीं जीत सकता। वो फिर से सी में डाइव कर गया, लेकिन नई प्रॉब्लम। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसे प्योर वाटर चाहिए था, और पूरा इलाका ऑनील और टॉर्पेडो रेसिड्यू से भरा पड़ा था। झांगी ने 3000 वर्ल्ड्स एक्टिवेट किया और हाइपर स्पीड से नीचे गया। नैरो ने पीछे मुड़कर सी अर्चिन जैसे 3 माइंस फेंकी, पर झांगी ने ना डॉज किया ना रुका। नैरो ने 2 लाइटनिंग चेन बनाई, लेकिन वॉइड की ताकत से वो चूर चूर हो गई। झांगी अब बहुत नजदीक था। उसने बिना काउंट किए टॉर्पेडोज फायर कर दिया। नैरो ने लेफ्ट राइट डॉज किया, लेकिन बिना जेलीफिश फॉर्म के वो एक सादा ह्यूमन था और इतनी ब्लास्टिंग झेल नहीं सकता था। आखिरकार उसने फोर्सफुली पानी एब्जॉर्ब करके ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की। झांगी ने सी बेड पर छुपे ऑयल बैरल्स एक्सप्लोड कर दिए, और धमाके से नैरो अधूरा ट्रांसफॉर्म होकर आधा जल गया। झांगी ने उसे देखा और ठंडे स्वर में कहा, अब तू थोड़ा ज्यादा ठोस लग रहा है। फिर कैलमली बोला, सरेंडर कर तो जान बच सकती है। तू टैलेंटेड है। अगर मेरे लिए काम करेगा तो मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा। नैरो बोला, ठीक है, पहले अपनी तलवार नीचे रखो। झांगी की आंखें सिकुड़ गईं। तू सोचता है मैं तुझे नहीं मार सकता। असल में नैरो जानता था, अगर उसका एक छोटा हिस्सा भी बच जाए तो जेलीफिश फॉर्म में वो खुद को रीजनरेट कर सकता है। झांगी ने हॉली जजमेंट उठाया और वॉइड पावर जमा करने लगा। धीरे धीरे समंदर के नीचे एक ब्लैक सन जैसा गोला बन गया, और झांगी उसका सेंटर था। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी थी, चारों ओर एटर्नल डार्कनेस। नेरो की रूह कांप गई। उसे अपना डेथ स्टार चमकता दिखा। मैं सरेंडर करता हूं। लेकिन झांगी का ब्लड ऑलरेडी नीचे आ चुका था। समुद्र के ऊपर फेशुए और ड्रैगन किंग की लड़ाई एक पल के लिए रुक गई, क्योंकि उन्होंने सुना एक गगनभेदी धमाका। सी की सरफेस पर 1000 मीटर लंबी दरार बन गई, और समंदर उस दरार में बहने लगा, एक भयानक आवाज के साथ। कुछ ही पल बाद झांगी समंदर की सतह पर आया, नेरो के टूटे हुए शरीर को उठाए हुए। वॉइड की पावर ने समंदर का पानी भी खींच लिया और नैरो के शरीर से भी सारी मॉइस्चर निकाल दी, जिससे उसका ट्रांसफॉर्मेशन टूट गया। झांगी ने बिना इमोशन दिखाए उसका सिर काट दिया। ड्रैगन किंग ने यह देखा और गुस्से से आकाश की ओर दहाड़ा। ख्वांडन, ग्वांगहान, मौत खुद बुला रहे हो तुम। लिंगहू फेशुए, जिसे लोग ग्वांगहान फिरी कहते हैं, रिलीज टाइप एबिलिटी यूज करती है।
उसका कोड नेम है अ मिड समर नाइट्स ड्रीम। झांग यी ने ऊपर देखा। अब तक वो उसी ड्रैगन किंग के क्लोन से लड़ रही थी। उसने अंदाजा लगाया, ये बस असली बॉडी का 70% स्ट्रेंथ वाला क्लोन है। फेशवे मुस्कुराई, आवाज जितनी तेज है, हिम्मत भी वैसी होनी चाहिए। अगर हिम्मत होती तो खुद आते, क्लोन नहीं भेजते। उसने होठों पर हाथ रखा और हल्की सी फूंक मारी। कलरफुल बबल्स ड्रैगन किंग को घेरने लगे। धीरे धीरे धमाके होने लगे, लेकिन क्लोन की डायमंड आर्मर जैसी बॉडी पर खास असर नहीं पड़ा। झांगी ने नैरो का सिर साइलेंटली समेटा। अब मेरी बारी। उसने लेफ्ट हैंड से सुपर नेचुरल फूड निकाला, एनर्जी रिचार्ज करने के लिए, और राइट हैंड से वॉइड पावर जमा करने लगा। ड्रैगन किंग अपने दोनों हाथ खो चुका था और पूरी तरह आग बबूला था। आसमान में काले बादल और बिजली, जैसे कयामत आने वाली हो। झांगी ने चिल्लाया, चलो इसे साथ मिलकर खत्म करते हैं। उसने होली जजमेंट उठाई और फेशुए ने भी अपनी तलवार हवा में लहराई। एक रेनबो आसमान की ओर चढ़ता दिखा। दोनों का मिला जुला अटैक ड्रैगन किंग के क्लोन से टकराया और क्रैक के साथ उसकी बॉडी में दरारें फैल गईं। ड्रैगन किंग समझ गया, ये क्लोन अब और नहीं टिकेगा, लेकिन जाते जाते बोला, याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एक दिन तुम दोनों मेरी फूड बनोगे। और उसकी बॉडी हवा में घुल गई। आसमान साफ हुआ, समंदर शांत। झांगी ने लिंगहू फेशुए की तरफ देखा। वो भी मुस्कुरा रही थी। पहली बार मिले और एक साथ दुश्मन को हराया। शायद यही किस्मत थी। हालांकि झांगी अकेले भी जीत सकता था, लेकिन उसने बॉडी स्प्लिट जैसा ट्रिक एक्सपेक्ट नहीं किया था। दोनों ब्लू रोज के डेक पर लैंड हुए। अब रोज टीम की लड़कियां केबिन से बाहर आईं। सब नीली सफेद यूनिफॉर्म में और हर एक एक से बढ़कर खूबसूरत। झांगी ने सोचा, इस दुनिया में एक ऑल फीमेल कॉम्बैट यूनिट बनाना आसान नहीं, लेकिन फेशुए ने वो भी कर दिखाया। और उनकी स्ट्रेंथ किसी भी मेल टीम से कम नहीं थी। लड़कियां झांग यी को देख रही थीं। कैप्टन क्योंस का नाम जियांग नान से बाहर भी फेमस था। फेशुए ने बस हल्की निगाह डाली। लड़कियां किसे देखें, ये उनकी फ्रीडम है। फेशुए ने तलवार म्यान में डाली और झांग यी के पास आई। रोज टीम की कैप्टन गुआंग हान। झांग यी ने हाथ मिलाया, के ऑन्स। लेकिन मुझे टेंगू स्क्वाड का कैप्टन कहलाना पसंद नहीं। टेम्पररी टीम है और मैं बूट लिकर नहीं हूं। फेशुए हंस दी। तुम्हारे जैसा टैलेंटेड इंसान समंदर में नेरोथ जैसे मास्टर को हराए, ये आसान नहीं। झांग यी ने आईब्रो उठाया। तुमने कहा पब्लिकली स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब कोई और भी है जो मुझसे बेटर हो सकता है। फेशुए का स्माइल और गहरा हो गया। कमजोर तो कोई नहीं दिखा। झांग ही समझ गया, ये बात मजाक भी हो सकती है या कोई हिडन मैसेज भी। उसने बात बदली, थैंक्स फॉर द सपोर्ट। अब आइलैंड पर जो लोग हैं, उन्हें जेंगनान वापस भेज सकते हो। फेशुए ने सिर हिलाया, इतना इजी नहीं है। झांगी चौंका, क्यों? फेशुए ने टोपी नीचे खींची। जो स्टॉर्म आया था, वो तुम्हें जितना लगा उससे कहीं बड़ा है। कोलंबियन नेवी ने सी पूरी तरह सील कर दी है। हम भी अभी सीधे वापस नहीं जा सकते। झांगी ने थोड़ी भौहें चढ़ाई। लिंगहू फेशुए बोली, लगता है ये लोग तुम्हारी बहुत फिक्र करते हैं। इतनी बड़ी ऑपरेशन मैंने पहली बार देखी है। झांगी समझ रहा था, कोलंबियन नेवी ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि सोर्स ऑफ गॉड से एलियंस को जेनेटिक म्यूटेशन मिल सकती है, जिससे इप्सिलॉन लेवल प्राणी बनाए जा सकते हैं। और इसी वजह से सारी बड़ी ताकतें इसे हासिल करने को कुछ भी करने को तैयार है। झांगी ने शांत स्वर में पूछा, हमारी नेवी क्या कर रही है? ईस्ट चाइना सी रीजन से मदद क्यों नहीं बुलाते? फेशुए हल्के से मुस्कुराई, तुम्हें लगता है ईस्ट चाइना सी तुम्हारी मदद करेगा? उसकी आंखों से नीली ठंडी रोशनी निकल रही थी। ईस्ट चाइना सी को भी तुम्हारे रहस्यों में दिलचस्पी है। अगर मदद मांगी तो हो सकता है तुम्हें चाय पर बुला ले, और तब तक छोड़े नहीं जब तक सब कुछ उगल न दो। झांगी ने माना, जियांगनान और ईस्ट चाइना सी क्षेत्र भाई जैसे हैं, पर प्रतियोगिता फिर भी संभव है। जू जेंग ने सोर्स ऑफ गॉड की जानकारी शायद लीक कर दी थी, और अब सब इसे अकेले हथियाना चाहते हैं। झांगी मुश्किल में था। वह स्पेस ट्रैवल से निकल सकता था,
लेकिन जहाज पर यानलियू ग्रुप के लोग थे जिनके पास स्टार आइलैंड की जानकारियां थीं। उन्हें मारना अन्याय होता, वह दिल से ऐसा नहीं चाहता था। उसने फेइशुए से कहा, अगर मैं जियांगनान वापस जाकर सार्वजनिक उपस्थिति दे दूं, तो नेवी की समुद्री नाकाबंदी बेकार हो जाएगी। मैं पहले खुद वापस जाऊंगा, तुम्हारे लोग तुम ले जाना। फेइशुए चौंकी। तुम जाओगे कैसे? झांग यी मुस्कुराया। हर भटकते राही के पास कुछ तरकीबें होती हैं, ज्यादा मत पूछो। फेइशुए ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, लोग कहां हैं? झांगी ने दूर द्वीप की ओर इशारा किया। लुआयान आइलैंड पर झू शुआई की भतीजी भी वहीं है। स्टेरिसी के एक बंकर में ड्रैगन किंग ली फेंगशेन की आंखें खुली और वह सिर पकड़कर बैठ गया। उसका क्लोन जो झांग यी से टकराया था, समाप्त हो चुका था। बैकलैश से दर्द हो रहा था। बेवकूफों ने मेरी 3 फ्लीट्स तबाह कर दी। मुझे खत्म करना चाहते हैं क्या? हालांकि वह पायरेट किंग था, पर शीर्ष शक्तियों के सामने वह अभी भी कमजोर था। उसे जरूरत थी और ताकत की, ताकि वह महासागर पर अपनी पकड़ बनाए रख सके। उसे याद आया कि नेरोट के मरने से पहले क्या क्या जानकारी मिली। जू यूके ने यातना में बहुत कुछ बता दिया था। उसने झांगी और यानलियू ग्रुप के साथ 4-5 महीने बिताए थे और एलियन से जुड़े कुछ संकेत भी समझ लिए थे। ड्रैगन किंग को यकीन था, अगर वह ब्रेक थ्रू कर एप्सिलॉन लेवल एलियन बन गया, तो कोई उसे रोक नहीं पाएगा। अब चाहे जो हो, मुझे यह मौका हाथ से नहीं जाने देना है। झांगी ने रोज टीम को द्वीप पर लाया। पेशवे ने अचेत लोगों को देखा और गहरी सांस ली। बड़ी सफाई करनी पड़ेगी। एक लड़की ने एक यात्री के मुंह से सफेद कीड़ा निकाला। इसे टंग डिप्रेसर कहते हैं, नियंत्रित करता है होस्ट को। शायद यह फर्स्ट स्क्वाड्रन की गूना की तरकीब है। झांग यी ने कहा, अब तुम्हारा काम शुरू, मैं चलूं। क्रू के सदस्य कीड़े निकालने का काम शुरू करने लगे। तभी फेइशुए ने झांगी को एक तरफ बुलाया। कैप्टन क्योस, एक निवेदन है। मैं नेरोड का एसेंस चाहती हूं। बदले में तुम जो मांगो, हथियार, खाना या शक्तियां, सब मिलेगा। झांगी हैरान था। तुम मुझसे 9000 इंडेक्स वाला सुपर ह्यूमन एसेंस मांग रही हो? फेइशुए शांत रही। तुम्हारे स्तर पर ओरिजिन का असर कम है, पर मेरे लिए यह परफेक्ट है। जांगी ने यह माना। डेंग शेंतोंग जैसे लोग भी 9300 पर रुक जाते हैं, पर जांगी अलग था। उसका शरीर जैसे कभी भरता ही नहीं था।